तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे संसद के शीतकालीन सत्र के साथ, जिसका आज पहला दिन था और आज विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया। यह पहला दिन दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ और लीडर ऑफ ऑपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच बहस हुई। इधर लोकसभा में विपक्ष ने अदानी मुद्दे पर हंगामा किया, जिसके बाद दोनों सदन को 27 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया। शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। सत्र के शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। पीएम ने कहा कि कुछ लोग हुड़दंगबाजी से संसद को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिनको जनता ने अस्वीकार किया है, वे संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। 80-80, 90-90 बार जनता ने जिनको लगातार नकार दिया है, वे न संसद में चर्चा होने देते हैं, न लोकतंत्र की भावना का सम्मान करते हैं, न ही वह लोगों की आकांक्षाओं का कोई महत्व समझते हैं, उनका उसके प्रति कोई दायित्व है वो कोई समझ पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि संसद में अदानी का मामला देश को बचाने के लिए उठाया गया था। साथ ही जेपीसी के गठन पर भी उन्होंने जोर दिया। अदानी समूह पर करप्शन, ब्राइबरी और फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के गंभीर आरोप है। 2030 करोड़ के नजदीक रिश्वत दी गई। जनता के पैसे का इस्तेमाल रिश्वत के लिए दिया गया। जहाँ जहाँ मोदी जी जाते हैं वहाँ वहाँ इस समूह के कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। देश को बचाने के लिए हमने ये मुद्दा उठाया था, ताकि हाउस को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं। मोदी जी के सपोर्ट से ये सब कुछ हो रहा है, इसका असर देश पे पड़ रहा है। ये हम उठाना चाहते थे, लेकिन इसको हमको मौका नहीं दिया गया। जेपीसी गठित करो, सच्चाई बाहर आने दो। तो कौन बनेगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, ये सबसे बड़ा सवाल फिलहाल बना हुआ है। 288 सीटों वाली विधानसभा में 235 सीटों के साथ महायुति की प्रचंड वापसी के बाद भी ये सवाल बरकरार है। इसमें बीजेपी को सबसे ज्यादा यानी 132 सीटें मिली है। वहीं बीजेपी चाहती है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, लेकिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में 57 सीटों के साथ शानदार वापसी करने वाली शिवसेना दोबारा मुख्यमंत्री के पद पर शिंदे को देखना चाहती है। वहीं सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि गठबंधन की तीसरी पार्टनर अजीत पवार की एनसीपी ने देवेंद्र फडणवीस के नाम पर सहमति दे दी है, लेकिन सार्वजनिक रूप से तीनों पार्टियां ये कह रही हैं कि मिल बैठकर मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला लिया जाएगा। तो शिवसेना शिंदे गुट के नेता नरेश महस्के का कहना है कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में महायुति चुनाव जीती है, इसलिए शिंदे को ही दोबारा मुख्यमंत्री बनना चाहिए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में संख्या भर देखा नहीं, लेकिन छोटी पार्टी है, उसको बड़ी करने के लिए नीतीश कुमार को सीएम पद दिलाया, वैसे ही एकनाथ शिंदे साहब को सीएम पद मिलेगा, यह हमें विश्वास है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता नीतीश राणे का कहना है कि बीजेपी सबसे ज्यादा सीटें लेकर आई है, इसलिए देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। हमारे लिए हिंदुत्व सोच का मुख्यमंत्री आना जरूरी है। अब किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूछेगा तो हर एक की जबान पे एक ही नाम है, देवेंद्र फडणवीस, जिन्होंने 2014 से 19 को महाराष्ट्र को प्रगति और प्रोग्रेस के मार्ग पे लेके गए थे। विरोधी पक्ष नेता थे तभी भी उन्होंने महाराष्ट्र को अच्छी तरह से और बीजेपी के हर एक कार्यकर्ता को संभाला। तो मुझे ऐसा लगता है आप किसी को भी पूछेंगे, नींद में भी उठाएंगे ना, तो भी नाम देवेंद्र फडणवीस ही आएगा। मगर आखिर में महायुति की सरकार है, जो कुछ भी हमारे सीनियर लीडरशिप बैठ के सोचेंगे वैसे ही होगा।
तो चलिए अब सीधा जुड़ते हैं विवेक गुप्ता से और जानते हैं कि फिलहाल जो बातचीत सामने आ रही है। विवेक, आपसे जानना चाहेंगे कि बीजेपी चाहती है देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाए, वहीं शिवसेना का यह कहना है कि दोबारा एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद पर काबिज हो। तो क्या कुछ लग रहा है, कब तक फैसला लिया जा सकता है? दीपाली, देखिए, महायुति ने 2024 के विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत हासिल की है। अकेली बीजेपी ऐसी है जिसने 150 की सीट आसपास चुनाव लड़े थे और 133 सीटें जीतकर सामने आई हैं। तो अनुमान यही लगाया जा रहा है कि इस बार जो महाराष्ट्र का सीएम होगा या फिर महायुति का सीएम होगा वो कोई और नहीं बल्कि बीजेपी से होंगे। और सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि महायुति का सीएम लगभग तय हो चुका है और देवेंद्र फडणवीस जो नाम है वो सबसे आगे चल रहा है। सिर्फ इसकी आधिकारिक ऐलान करना अभी और औपचारिक ऐलान होना बाकी है। जो जानकारी मिल रही है कि सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। अब देखिए, महाराष्ट्र में तकरीबन 40 से 42 पोर्टफोलियो है। तीनों पार्टी को इस तरीके से डिवाइड किया गया है कि ताकि कोई नाराजगी ना हो। ऑब्वियसली बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है तो 25 से 26 पोर्टफोलियो है वो अपने पास रखेंगे, जो अपने जितने अहम पोर्टफोलियो हैं। 10 से 12 पोर्टफोलियो है वो शिंदे कैंप अपने साथ रखेगा और 8 से 10 पोर्टफोलियो है वो अजीत पवार कैंप अपने साथ रखेगा। और ये माना जा रहा है कि इसी हफ्ते जो एक बड़ा ओथ सेरेमनी होगा, सीएम के पद का ओथ सेरेमनी होगा। और जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि मुंबई के ऐतिहासिक मैदान वानखेड़े स्टेडियम में एक भव्य आयोजन किया जाएगा जहां पर नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, उनके साथ कई और मंत्री भी शपथ लेंगे। और जानकारी ये भी मिल रही है दीपाली की मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में जब ये ओथ सेरेमनी की जाएगी तो उसमें बड़े से बड़े नेताओं को बुलाया जाएगा, चाहे वो पीएम मोदी हो या फिर एचएम अमित शाह हो और बीजेपी राज के जितने सीएम हैं उन सभी को इस प्रोग्राम में न्योता देने की कोशिश की जा रही है। माफ कीजिएगा। और इसी वजह से जो प्रोग्राम है उसको शेड्यूल करने में थोड़ा टाइम जरूर लग रहा है। और जानकारी मिल रही है कि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में तैयारी हो चुकी है। 28 या 29 नवंबर को ये ओथ सेरेमनी होगी। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के अगले सीएम और नए सीएम होंगे। दीपाली जी शुक्रिया विवेक। जिस तरह से विवेक बता रहे थे कि अगर हम बीजेपी की बात करें तो महायुति में सबसे ज्यादा सीटें लेकर आई है और ये संभावना पूरी तरह से बन रही है कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। तो बहरहाल विस्तार से चर्चा आज करेंगे आवाज अड्डा में कि महाराष्ट्र में कौन होगा सीएम। शाम 7:57 पर जरूर देखें। अब बात करते हैं झारखंड की, जहां पर हेमंत सोरेन 28 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। रविवार को सोरेन ने गवर्नर संतोष गंगवार से मिलकर त्यागपत्र सौंप दिया है और सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। इससे पहले इंडिया गठबंधन के दलों ने हेमंत सोरेन को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना। झारखंड में जेएमएम के नेतृत्व में कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट पार्टियों के गठबंधन ने 81 सीटों वाली विधानसभा में 56 सीटों के साथ शानदार वापसी की है। बीजेपी को 21 और सहयोगियों को मिलाकर एनडीए को कुल 24 सीटें मिली है। एक सीट क्षेत्रीय पार्टी जेएलकेएम को मिली है। चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के संभल की, जहां पर बवाल देखने को मिल रहा है। रविवार को संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई है। कल डीएम एसपी के साथ एक टीम जामा मस्जिद का सर्वे करने पहुंची थी। टीम को देखकर मुस्लिम समुदाय के लोग भड़क गए। कुछ ही देर में करीब 2 से 3 हजार लोग जामा मस्जिद के बाहर पहुंच गए। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने पथराव किया। बवाल इतना बढ़ गया कि पुलिस ने पहले आंसू गैस के गोले दागे और फिर लाठीचार्ज करके भीड़ को खदेड़ा। पुलिस ने हिंसा से जुड़े मामले में अब तक 12 एफआईआर दर्ज कर ली है, जबकि 2500 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। अब तक 25 लोगों की गिरफ्तारी भी इस पूरे मामले में हुई है। पुलिस ने सपा सांसद जियाउर रहमान और सदर विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल पर हिंसा भड़काने की एफआईआर भी दर्ज कर ली है। एसपी ने बताया कि संभल तहसील में इंटरनेट बैन को 1 दिन के लिए और बढ़ाया जा रहा है, यानी कल भी इंटरनेट यहां पर बंद रहेगा। लगभग लोगों के ऊपर है, अभियोग पंजीकृत हुआ है। सभी लोगों की सीसीटीवी और ड्रोन के माध्यम से आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा और सबको जेल भेजा जाएगा। और रहमान के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। हाँ, एक हमारे चौकी प्रभारी द्वारा इस नाम से, जिस नाम से आप बता रहे हैं, उस नाम से मुकदमा दर्ज किया गया है। बीएनएस 168 के तहत बीएनएस 168 के तहत पहले नोटिस दिया गया था, अब उसके बाद में कार्रवाई की गई है।
तो वहीं संभल हिंसा को लेकर सियासी गर्मी भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने यूपी सरकार को इस पूरे मामले पर घेरा है। उन्होंने राज्य सरकार के रवैये को पक्षपातपूर्ण बताया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि संभल उत्तर प्रदेश के हालिया विवाद पर राज्य सरकार का पक्षपात और जल्दबाजी भरा रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने ये भी लिखा कि हिंसा और फायरिंग में जिन्होंने अपनों को खोया है उनके प्रति गहरी संवेदनाएं हैं। प्रशासन द्वारा बिना सभी पक्षों को सुने और असंवेदनशीलता की गई कार्रवाई ने माहौल को और भी ज्यादा बिगाड़ दिया है। कई लोगों की मृत्यु का कारण भी ये पूरी घटना बनी है, जिसकी सीधी जिम्मेदार भाजपा सरकार है। भाजपा का सत्ता का उपयोग हिंदू मुसलमान समाजों के बीच दरार और भेदभाव पैदा करने के लिए करना ना प्रदेश के हित में है ना देश के हित में है। मैं सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में जल्द से जल्द हस्तक्षेप कर न्याय करने का अनुरोध करता हूं। वहीं संभल के सांसद जियाउर रहमान ने यूपी में शासन के इशारे पर मर्डर का आरोप लगाया है। उन्होंने दोषी पुलिस वालों पर एक्शन की मांग की है। इस घटना को प्री प्लान अंजाम दिया गया है और खास तौर से जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी शासन के इशारे पे इसको काम किया है, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ और उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए, जिससे कि उनको इंसाफ मिल सके और आने वाले समय में ये एक मैसेज जा सके कि कोई भी पुलिस प्रशासन का अधिकारी जिनको कि कानून की रक्षा के लिए है वो कानून के भक्षक नहीं बने और आने वाले समय के अंदर ये मैसेज जाए कोई इस प्रकार की घटना दोबारा से नहीं घटे, जिससे कि कोई मासूम जो अपनी जान खो। तो संभल की इस घटना पर AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान सामने आया है। असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी सरकार को दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा है कि संभल में फायरिंग नहीं मर्डर हुआ है। एक बार तो आपने गलत ऑर्डर दिया, सर्वे हो गया। दूसरा सर्वे जब किया आपने किसी को इत्तला नहीं दी। तीसरी बात यह है कि पुलिस का ये काम था कि मस्जिद कमेटी को कॉन्फिडेंस में लेते या वहाँ की पीस कमेटी को। चौथी बात यह है कि जो सर्वे करने लोग आ रहे हैं वो प्रोवोकेटिव स्लोगन्स लगा कर आ रहे हैं, वो वीडियो उसका है, पब्लिक डोमेन में है। और उसके बाद जो वहाँ पर वायलेंस हुआ जिसमें 3 मुसलमानों को गोली लगी, उनकी मौत हुई, हम इसका कंडेम करते हैं। ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। और जब से बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट आया, जिस बात को मैं पर्टिकुलरली कह रहा हूँ कि उस जजमेंट के बाद ये सब चीज़ें खुलेंगी और एक के बाद एक खुल रही हैं। चलिए अब आपको बताते हैं मार्केट का पूरा अपडेट। महायुति की जीत से बाजार का जोश हाई है। सेंसेक्स निफ्टी शानदार बढ़त पर बंद हुए। सेंसेक्स 993 पॉइंट चढ़ा तो निफ्टी 315 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में तेजी रही। वहीं BSE के सभी सेक्टर इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। डिटेल्स लेते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन, आज बाजार में तूफानी तेजी देखने को मिली। कौन से शेयर्स और सेक्टर सबसे ज्यादा रफ्तार में दिखाई दिए, और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे क्या कुछ ऐसे शेयर्स भी थे जहां पर कमजोरी देखने को मिली? राइट, जैसे कि आपने बोला कि हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिला। सबसे पहले अगर निफ्टी के गेनर की बात करी जाए तो सबसे पहला नाम आता है ONGC का, जहां पे एक अच्छी खासी हमें तेजी देखने को मिली। साथ ही साथ BEL में भी एक अच्छा खासा मोमेंटम आज के सत्र में 4.25% की बढ़त के साथ हमें बंद होता हुआ दिखाई दिया। यही नहीं बल्कि लार्सन एंड ट्यूब्रो में भी करीब 4.25% की तेजी थी और BPCL भी आज 4% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। एट द सेम टाइम अगर लूजिंग साइड की बात करी जाए तो लूजिंग साइड में सबसे पहला नाम आता है JSW स्टील का, जहां पे एक हमें कमजोरी का सत्र देखने को मिला। साथ ही साथ टेक एम में भी एक कमजोरी हमें देखने को मिली, करीब 1% की। मारुति सुजुकी भी करीबन 0.5% की कमजोरी के साथ बंद हुआ और लास्ट में बजाज ऑटो में भी करीबन 0.25% का दबाव आज के सत्र में एक एविडेंट तरीके से देखा गया। अब बात कर लेते हैं डायरेक्टली मिड कैप गेनर की कि मिड कैप में ऐसे कौन से शेयर्स थे जहां पे एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें बनता हुआ दिखाई दिया। सबसे पहले नाम आता है IRB इंफ्रा, जहां पे 8% का एक अपसाइड था। वोडाफोन आइडिया में भी करीब 5% की तेजी देखी गई। कमिंस इंडिया में 7% और साथ ही साथ भारत डायनेमिक्स भी आज 6.25% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। लूजिंग पॉकेट की अगर बात करी जाए तो मैक्स हेल्थ में एक आज हमें कमजोरी देखने को मिली। यही नहीं बल्कि BSE में भी आज एक कमजोरी का सत्र पूरी तरीके से एविडेंट था। साथ ही साथ सोना कॉम्स में भी अच्छी खासी एक गिरावट देखने को मिली और एल्केम लैब भी आज करीबन 2% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। अब बात करते हैं PSU बैंक की। यहाँ पे हमें किस तरीके का मोमेंटम दिखा और कौन से ऐसे शेयर
शेयर्स थे, जहां पे एक अच्छी खासी तेजी हमें बनती हुई दिखाई दी। महाबैंक में एक अच्छा खासा हमें मोमेंटम आज के सत्र में देखने को मिला है, करीबन 3% की बढ़त के साथ ये बंद हुआ है। SBI एट द सेम टाइम करीब 4% की बढ़त के साथ बंद हुआ। बैंक ऑफ इंडिया 4% और साथ ही साथ केनरा बैंक के अंदर हमें 4.25% का एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला है। चलिए, शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। तो फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने किया बड़ा ऐलान। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब खबर आम आदमी पार्टी से, जिसने चुनाव से पहले दिल्ली में बुजुर्गों को बड़ा तोहफा दिया है। राजधानी में बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन को बढ़ाया गया है, साथ ही इसमें नए लाभार्थियों को जोड़ने का भी ऐलान किया गया है। जो डबल इंजन है वहाँ पे 500-600 रुपये मिलती है, और जहाँ सिंगल इंजन है वहाँ पे 2500 रुपये महीना मिलती है। तो डबल इंजन की सरकार चुनने में बहुत नुकसान है। आप आम आदमी पार्टी के इंजन के साथ ही जारी रखिए, अच्छा चल रहा है सब कुछ। तो मैं फिर से दिल्ली के सभी बुजुर्गों को बधाई देना चाहता हूँ। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मैच में शानदार जीत हासिल की है भारत ने। पर्थ में सोमवार को मैच के चौथे दिन भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 295 रन से हराया। यशस्वी और कोहली के शतक और जसप्रीत बुमराह की बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर भारत ने बड़ी जीत अपने नाम की है। टीम ने 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। दूसरा मुकाबला 6 दिसंबर को एडिलेड में खेला जाएगा। बुमराह को प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया है। उन्होंने पहली पारी में 5 विकेट लिए थे। तो चलिए, बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। आजकल नवजोत सिंह सिद्धू का एक वीडियो काफी वायरल है, जिसमें वो कैंसर के इलाज में हल्दी, नीम के पत्ते और नींबू पानी जैसी चीजों के फायदे बता रहे हैं। तो क्या है सिद्धू के दावों का सच, जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर।